एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। क्या? सबसे पहले ओबीजी पढ़ो या गायनी पढ़ो, चाहे आप ऑप्स पढ़ो, गायनी पढ़ो, मिडवाइफरी नर्स बनो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहला चीज, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको पढ़ाया जाता है एनाटमी। एनाटमी, तो आज मैं आपको वही चीज करवाने वाली हूं, क्या? एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही मैं यहां पे करवाने वाली हूं। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ने वाले हो। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये चीज होता है कि मैम ये बताओ कैसे पढ़ें जिससे हमारे क्वेश्चंस आराम से हो जाए, सारी चीजें हमें समझ में भी आ जाए। तो जब हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, सबसे बेसिक होता है, सबसे बेसिक पॉइंट होता है, इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। जब भी आप एनाटमी पढ़ते हो डियर, जब भी आप एनाटमी पढ़ते हो तो एनाटमी का मीनिंग क्या है, आपको क्या पढ़ना है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे कैसे हेल्प करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो किसमें हेल्प करता है, ये बताओ मुझे। यस डियर, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, सबसे पहले मैं कॉपुलेशन की बात करूंगी, मैं क्वाइटस एक्ट की बात करूंगी। सबसे पहले किसमें हेल्प करेगा? क्वाइटस एक्ट में, क्योंकि इसके बिना क्या बेबी होगा? आप बोलोगे हाँ अब तो टेक्नोलॉजी आ गई हो मैम, पॉसिबल है। मैं नेचुरल बात कर रही हूँ, नॉर्मल बात कर रही हूँ, ठीक है। हमें ये हाँ आर्टिफिशियल ART आ गया, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं भी हुआ तो चलेगा, आगे बच्चा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहला ये ऑर्गन किस में हेल्प करता है? वेजाइना किस में हेल्प करता है? क्वाइटस एक्ट में हेल्प करता है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूं, बेबी को कैरी करने के लिए, तो बेबी कैरी कब होगा? पहले तो क्वाइटस एक्ट के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्वाइटस एक्ट के बाद डियर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। सबसे पहले क्वाइटस एक्ट होगा, द स्पर्म ट्रेवल द यूट्राइन कैविटी एंड रीच टू द फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बनेगा और फिर वो ट्रेवल करते हुए यूट्राइन कैविटी में आएगा और यूट्राइन कैविटी में क्या होगा? ग्रो होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? उस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो था उसका क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस हम बोल सकते हैं। हम क्या बोलते हैं? उस बच्चे का क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है। 8 वीक्स के बाद 9 वीक से आप क्या बोल सकते हो? उसको फीटस बोल सकते हो पूरा, जब तक बच्चा नहीं होता। तो फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहां होता है? यूट्रस में होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, और क्या होगा? बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के बाद 9 महीने बाद क्या पेट में ही रहेगा? नहीं, निकलना है। किस रास्ते से निकलता है? वेजाइना की हेल्प से। तो आप बोलोगे क्या होगा? ये बच्चे के एक्सपल्सन में भी हेल्प करता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करता है? हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ फीटस, हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ फीटस। समझ में आया? देखो क्या क्या हेल्प करता है। सबसे पहले क्वाइटस एक्ट में हेल्प करेगा, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होता है। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एक साथ ही अब हम पढ़ेंगे। वैसे तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होने के बाद उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के बाद बच्चा जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, फिर क्या करेगा? हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो क्या कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? वेजाइना। अगर मैं नॉर्मल लेबर की बात करूं तो नॉर्मल लेबर में बच्चा कहां से बाहर आता है? वेजाइना से। समझ में आ रहा है? तो हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो वेजाइना किस में हेल्प करता है? क्वाइटस एक्ट में हेल्प करता है, बच्चे के एक्सपल्सन में हेल्प करता है, और जो वेस्ट ब्लड ऑफ फीमेल होता है, जिसे आप मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं, उसे एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है। तो देख लो, वेजाइना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया? ये एक इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है। ये क्या है? ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं
जो प्रेगनेंसी में बच्चे के एक्सपेल आउट होने में, मेंस्ट्रुअल ब्लड को एक्सपेल आउट करने में, कोइटस एक्ट में, इन सब में हेल्प करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं। ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया कि क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेकिन हमें क्या ऐसे ही पढ़ना है? नहीं, हम सेपरेट करके पढ़ते हैं। कैसे? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है। और जिसे हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी स्कोपी की हेल्प से देखना पड़े, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से देखना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। समझ में आ गया? जो नेक्ड आई से हम वैसे देख सकते हैं वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, जो हम नेक्ड आई से वैसे नहीं देख सकते वो क्या है? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है। और इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं एक्सेसरी ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो उसका मैं क्लासिफिकेशन आपको कर देती हूं कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने आपको बताया है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम पढ़ेंगे कैसे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने नाम दिया है, इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम ये 3 तरीके से पढ़ सकते हैं डियर। कैसे पढ़ेंगे? 3 टाइप से, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। कैसे पढ़ेंगे हम? एक्सटर्नल genital organs, external genital organs, internal genital organs and accessory organs. समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या चीज समझना है। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, इसे हम क्या बोलते हैं? वल्वा। या फिर हम इसे और क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं पुडेंडम। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को हम वल्वा बोल सकते हैं, पुडेंडम बोल सकते हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ना है, और एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं उसको। तो आज की क्लास में हम एनालिस्ट कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इलैबोरेट करके पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में। तो आज की क्लास में आपको बता देती हूं कौन कौन से ऑर्गन्स जो है हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में? वल्वा या हम पुडेंडम बोलते हैं, उसे एनालिस्ट कर लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेसोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, पेरिनियम। अब बोलोगे मैम बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ है, स्किनीज ग्लैंड कहाँ है? वो मैं बोल दूंगी, बार्थोलिन ग्लैंड, स्किनीज ग्लैंड, ये सब आपका इसमें कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जैसे कि मैंने बताया था, वेजाइना। दूसरा कौन सा होगा? यूट्रस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो ये हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। अगर मैं एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन्स किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? ब्रेस्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेस्ट के बारे में। क्या क्वेश्चन आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या बोलते हैं? वल्वा, पुडेंडम, ये सारा मैंने एनालिस्ट कर दिया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, और एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है? ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज द एक्सेसरी ऑर्गन्स। समझ में आ गया आपको? चलो अब डायग्राम्स देख लो। डायग्राम्स थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल तो हम लिख तो उसी क्लास में पाएंगे। ठीक है, यहां पे देखो, जैसे कि मैंने अभी एनालिस्ट किया था मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस कौन सा पार्ट होता है? जहां पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। प्यूबर्टी के बाद यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? हेयर्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रायंगुलर शेप में होता है, कैसे शेप में होता है? इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस भी बोलते हैं। क्लाइटोरिस ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पे हाइमन ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ये जो आउटर फोल्ड आपको दिख रहा है स्किन का, इसे हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं। यहाँ पे भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज से पहले नहीं होता, प्यूबर्टी में यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे। और जो इंटरनल ये स्किन, इनर स्किन फोल्ड दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं हम इसको? लेबिया माइनोरा। यही स्ट्रक्चर मैंने बताया था,
बाकी क्या फॉर्चेट होता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से आपको सारी चीजें दोबारा से बताऊंगी। यहाँ पे आप डायग्राम देख लो, क्योंकि डायग्राम से भी आपको चीजें समझ में आएंगी। ये था किसके बारे में, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जिसे हमने क्या बोला था डियर, वल्वा बोला था, या फिर क्या बोलते हैं हम, पुडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुडेंडम बोलते हैं। नेक्स्ट, ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है। ये कौन से ऑर्गन है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ये आपको देख लो, फैलोपियन ट्यूब आपको दिख रहा होगा, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये नीचे वाला पार्ट वेजाइना, ये वेजाइनल कैनाल, यहां तक यूट्रस वाला पार्ट, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है ना, यहां पे फैलोपियन ट्यूब है। सबको डायग्राम दिख रहा है क्या, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब हो गया। यहां पे पेसमेकर ऑफ द यूट्रस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया या फिर कॉर्पस, जहां से फैलोपियन ट्यूब की एंट्री होती है। ये वेजाइना हो गया, ये वेजाइना हो गया, और यहां पे ये आपको ओवरी दिख रहा होगा, जो कि यहां से अटैच होता है लिगामेंट से, ओवेरियन लिगामेंट से। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो यहां तक का पार्ट है इसे हम सर्विक्स बोलते हैं। यूट्रस में ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं डियर, सर्विक्स बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना पीछे, अभी थोड़ा धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से भी दिखाई देगा, ठीक है, बैकग्राउंड में, ये क्या है, पेल्विस। तो पेल्विस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पेल्विस के बारे में भी एनाटॉमी के अंदर मैं आपको पेल्विस भी बताऊंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये वाला पार्ट कौन सा है, सैक्रम, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री, आला ऑफ सैक्रम, ये आपका क्या है, पेल्विस। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया, पहले ही मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को इलैबोरेट करके पूरा पढ़ेंगे, सारी चीजें, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीजें देखेंगे। इसके साथ साथ डायग्राम्स को मैंने इस क्लास में आपको बता दिया है, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी तब भी मैं डायग्राम्स पूरा बताने के बाद भी दिखाऊंगी, जिससे आपको और चीजें समझ में आए। तो मुझे लगता है यहां तक की पूरी क्लास को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर बताओ कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करना, ठीक है। और जो चीजें हैं उसको नोट डाउन हर डे बाय डे करते रहना। क्लियर है, समझ में आया आपको, समझ में आया। तो काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, तो अपने मेहनत में कमी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेहनत करना है, एक राइट ट्रैक में, राइट वे में करना है, जिससे आपको सक्सेस तो जरूर मिलेगी। और सक्सेस के लिए रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जो क्लास में बताया जा रहा है उसे क्या करना है, रिवाइज जरूर से जरूर करना है, ठीक है। तो यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलो, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।